ना हम सफर ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है, अपने खुद को सक्सेस होना है, तो हमें अपने खुद के पाँव पर ही भरोसा करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, एक समय पर साथ छोड़ ही देता है, इसलिए हमें अपना को खुद को मजबूत बनाना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम की अवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, मैं अधिगम की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करूं उससे पहले आपको सामान्य परिचय बता देता हूं कि अधिगम आखिर में क्या होता है। तो अधिगम की बात करें तो मानव व्यवहार में आया हुआ कोई भी स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। स्थायी परिवर्तन कैसे? जैसे कि अगर कोई बीमार हो गया इंसान और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो उनको हम अधिगम कह पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह अस्थायी परिवर्तन है, क्षणिक परिवर्तन है और कुछ समय के लिए ही है। कुछ समय बाद जैसे ही वो रिकवर होता है, ठीक होता है, तो उसका व्यवहार वापस परिवर्तन हो जाएगा। उनको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसा कि एक गेट्स महोदय है, उनकी भी एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि अनुभव, प्रशिक्षण व अभ्यास के कारण व्यवहार में आया हुआ स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं कि क्या होते हैं। अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण। अभ्यास किसे कहेंगे हम, अनुभव किसे कहेंगे और किस तरह से प्रशिक्षण के कारण हम अधिगम को प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे कि मेरे को बाइक चलाना सीखना है, तो मैं किस तरह से सीखूं कि अधिगम हो जाए, तभी हम चला पाएंगे। तो बाइक चलाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? बाइक के नॉर्मल जो भी होते, गियर होते हैं, क्लच होता है, रेस होते हैं, एक्सीलेटर होता है, उसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि सबसे प्रशिक्षण लूंगा किसी से। कोई कार ड्राइविंग वाला होता है या बाइक ड्राइविंग वाला होता है, उससे प्रशिक्षण लूंगा कि सबसे पहले किस तरह से क्या गियर होता है, क्या क्लच होता है, क्या एक्सीलेटर होता है, और उसको प्रेस किस तरह से करते हैं कि वह स्टार्ट हो जाए या चल जाए। तो हम प्रशिक्षण लेंगे, उसके बाद में हम रेगुलर निरंतर रूप से अभ्यास देंगे, डेली रूटीन में लाएंगे, उनको चलाना सीखेंगे। तो वो क्या हो गया? अभ्यास। प्रशिक्षण ले लिया मैंने, अभ्यास भी कर लिया। लगातार अभ्यास करने से मेरे अनुभव में वृद्धि होगी और अनुभव, प्रशिक्षण व अभ्यास के कारण जब मैं स्थायी रूप से सीखना चलाना सीख जाऊंगा, जैसे गाड़ी में 100, 110, 20 से चला रहा हूं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, मेरे को अधिगम हो गया, ताकि मैं अब बिना रोक टोक के आराम से इजीली चला सकता हूं, क्योंकि मेरे को अधिगम हो गया। तो ये एक तरह से गेट्स महोदय ने जो परिभाषा दी थी, अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आया हुआ कोई भी स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो इस तरह से अधिगम को हम समझ सकते हैं। जैसे कि और इसके अलावा अब जैसा कि मैं बात कर रहा था आपको कि अधिगम की अवस्थाओं के बारे में, तो अधिगम की अवस्थाएं जो होती है वह कितनी होती है और तीनों अवस्थाओं में किस रूप से बालक सीखता है या उसके सीखने की गति व मात्रा किस तरह से होती है। अधिगम की अवस्थाओं के बारे में बात करें हम, तो अधिगम की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था व अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में बालक किस तरह से सीखता है और मध्य अवस्था में बालक किस तरह से सीखता है, वह अंतिम अवस्था में बालक किस तरह से सीखता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक कक्षा 5 का बालक है और वह डेली स्कूल जाता है, लेकिन वह जिस तरह से फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो होता है बालक का, उनको सीखने में रुचि लेता है, उसी तरह से जो उनके 7th 8th जो लेक्चर होते हैं, पीरियड होते हैं, उस सब्जेक्ट को सीखने में रुचि नहीं लेता है। इनका कारण क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे। तो सीखने की प्रारंभिक अवस्था, जैसे कक्षा 5 का बालक कोई है, जैसे उसका नाम मान लेते हैं हम, जैसे राजेश हो गया कोई, राजेश कक्षा 5 का बालक है। अगर आप में से कोई राजेश हो तो ये मत मानना कि मेरे को कक्षा 5 का बना दिया, एग्जाम्पल है, सिर्फ मानना है आपको। जैसे कि कोई राजेश है, कक्षा 5 का बालक है, सुबह स्कूल आता है, जैसे ही स्कूल आता है पहला लेक्चर उनका होता है, दूसरा लेक्चर होता है, उसमें वो पूरे मन, पूरे शांति से, निष्ठा के साथ सीखता है, क्योंकि वो पहली बार जैसे आता है स्कूल में सुबह के लेक्चरों में, तो स्फूर्तिवान होता है, उसमें एनर्जी होती है, तो इस तरह से उनको सीखने की गति भी अधिक होती है और इसी तरह से वो तीव्रता से भी
सीखता है। जैसे जैसे उनके लेक्चर स्टार्ट होते हैं, पहला दूसरा लेक्चर हो गया, जैसे तीसरा लेक्चर आता है विज्ञान का, तो उसके सीखना कम हो जाता है या कुछ चीज समझ में नहीं आती है, बिल्कुल कम आती है। गणित के लेक्चर में तो और भी बिल्कुल नहीं आती है। तो धीरे धीरे सीखने की अवस्था क्या हो गई, उनके सीखने की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। किस तरह से हुई, पहली अवस्था में उन्होंने जैसे पहले दूसरे लेक्चर में थे तो उससे सीखने की अवस्था में वृद्धि थी, सीखने की गति में वृद्धि थी, मात्रा में जो पढ़ा रहे थे वो पूरा समझ में आ रहा था 100%। अब जो जो समझा रहे उसमें फॉर्मूले तो कुछ याद है, एग्जाम्पल वो भूल गया, वापस प्रैक्टिस नहीं कर पाया। मध्य अवस्था में जैसे कि तीसरा चौथा लेक्चर हो गया, उसमें बालक के सीखने की गति कम हो गई। इसी तरह से सीखते सीखते एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें बालक सीखना बिल्कुल ही बंद कर देता है। किस तरह से बंद करता है, जैसे कि आपने देखा होगा कक्षाओं में, आप भी भावी शिक्षक हो सारे, तो उसमें देखा होगा आपने कि 7th 8th लेक्चर में हम जब इंटर्नशिप देने जाते थे तो बालक बैग बंद करके बैठ जाता था कि सर अब पढ़ाई मत करो सर, ये लेक्चर हम पीटी का दे दो या खिलवा लो, कोई क्लास गेम खिलवा लो। तो बालक क्या करता है, 7th 8th लेक्चर में तो बिल्कुल ही सीखना बंद कर देता है। अगर आपको पता हो तो जैसे कि हमारे पहले और दूसरा लेक्चर होता है, विज्ञान और गणित को हम ऐसा पहले और दूसरे लेक्चर में ही रखते हैं। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि बालक की सीखने की गति व मात्रा प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें अत्यधिक होती है। यानी कि सीखने की गति व मात्रा किस तरह से होती है, तीव्र कौन सी अवस्था में होती है, प्रारंभिक अवस्था में होती है। मंद कौन सी अवस्था में हो जाती है, मंद या धीमी। तो अधिगम की अवस्था जो मध्य अवस्था है उसके अंदर सीखने की गति व मात्रा मंद हो जाती है, और अंतिम अवस्था में बिल्कुल ही बंद हो जाती है या न के बराबर बालक सीखता है। तो इस तरह से परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि एक बालक के सीखने की गति व मात्रा सबसे अधिक कौन सी अवस्था में होगी, तो प्रारंभिक अवस्था में होगी। अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि एक बालक के सीखने की मात्रा व गति में मंद रूप से देखा जाता है, अर्थात जिस तरह से बालक सीखता है अधिगम की अवस्था की दूसरी अवस्था में बालक के सीखने की गति की मात्रा होती है तीव्र, मंद, बिल्कुल कम या बिल्कुल नहीं, तो आंसर हो जाएगा मंद। अधिगम की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सीखना बिल्कुल ही बंद कर देता है, तो वह होगी अंतिम अवस्था। तो इस तरह से हमने आज जानने का प्रयास किया है कि अधिगम की अलग अलग अवस्थाओं में बालक किस तरह से सीखता है। इसी तरह से एक परिभाषा भी है थॉर्नडाइक, स्किनर व गेट्स के अनुसार। वो कहते हैं कि प्रारंभ में बालक अत्यधिक तीव्र गति से सीखता है, मध्य में बालक मंद गति से सीखता है, और अंतिम अवस्था में बालक न के बराबर सीखता है। लेकिन यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, अर्थात उन्होंने भी यह कहा कि ये इस तरह से सीखता है बालक, नो डाउट, लेकिन इसमें भी बालक कभी कभी अपवाद भी होते हैं जिनको कुछ कहीं भी पढ़ा लो उनको पढ़ने में रुचि ही आती जाती रहती है। जैसे कि आप बात करें तो कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट्स की, तो उनके जैसे 8-8 घंटे क्लासें होती है, उसके लिए पहली क्लास भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की अंतिम, इसलिए इनको का उन्होंने खंडन भी किया है। तो इस तरह से हमने आज बात करी थी अधिगम की अवस्था के बारे में। आगे इसी तरह से टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक्स की श्रृंखला में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।